नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी क्लास होगी जो कैटलॉगिंग कोड है उनका उद्भव कैसे हुआ और समय समय पर उनका विकास किस तरह से हुआ, वो आज की हम क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास का नाम है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड कोड ऑफ कैटलॉगिंग कोड। तो आज की इस क्लास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ब्रिटिश म्यूजियम कोड, जिसे पेनेजी कोड भी कहते हैं। ब्रिटिश म्यूजियम कोड का विकास एंटोनी पेनेजी द्वारा किया गया था और एंटोनी पेनेजी ये ब्रिटिश म्यूजियम के पुस्तकालयाध्यक्ष थे। जो एंटोनी पेनेजी थे ये ब्रिटिश म्यूजियम के पुस्तकालयाध्यक्ष थे और इनका सहयोग किया था जोन्स व एडवर्ड्स ने। तो लाइब्रेरी के क्षेत्र में सबसे पहले किस कैटलॉग का विकास किया गया था, तो वो था पेनेजी कोड या ब्रिटिश म्यूजियम कोड। ये सबसे पहले विकसित किया गया था और ये किसने किया था? एंटोनी पेनेजी ने। और ये एंटोनी पेनेजी इससे पहले ब्रिटिश म्यूजियम के पुस्तकालयाध्यक्ष थे और इनका सहयोग किया था जोन्स व एडवर्ड्स ने। एंटोनी पेनेजी ने ब्रिटिश म्यूजियम कोड का विकास 1841 में किया था और तब इसमें 91 रूल्स थे। जो एंटोनी पेनेजी थे उन्होंने इसका विकास 1841 में यानी 1841 में किया था और उस समय इसके अंदर 91 रूल हुआ करते थे, यानी 91 रूल्स थे उस समय जब इसका विकास किया गया था। इसमें 91 रूल्स होने के कारण ही इसे 91 रूल्स ऑफ कैटलॉगिंग भी कहते हैं। तो ये इसका तीसरा नाम हो गया 91 रूल्स ऑफ कैटलॉगिंग, और दूसरा नाम है ब्रिटिश म्यूजियम कोड और तीसरा हो गया पेनेजी कोड। ये तीन नाम इसके हो गए हैं। आगे देखते हैं। 1931 में इसमें संशोधन करके 91 रूल्स को घटाकर 41 कर दिया गया था और यह सबसे पहला और सबसे पुराना कोड है जिसका प्रयोग ब्रिटिश म्यूजियम में किया गया था। जो ब्रिटिश म्यूजियम कोड है ये सबसे पहला भी है, सबसे पहले इसी का विकास किया गया था और सबसे पुराना कोड भी यही है क्योंकि सबसे पहले इसी का विकास किया गया था। जिसका प्रयोग मतलब जो ब्रिटिश म्यूजियम कोड है इसका प्रयोग कहाँ पे किया गया है? ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर इसका प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं। ये आधिकारिक तौर पर प्रथम पुस्तकालय कैटलॉगिंग कोड था जिसने कैटलॉगिंग कोड के निर्माण को आधार प्रदान किया था। जो ब्रिटिश म्यूजियम कोड है या फिर पेनेजी कोड है, ये आधिकारिक तौर पर प्रथम पुस्तकालय कैटलॉगिंग कोड था जिसने जो कैटलॉगिंग कोड है इसके निर्माण को आधार प्रदान किया था इसने। इसी के बाद सबका विकास किया गया था। जितने भी कैटलॉगिंग कोड है वो इसके बाद ही विकसित किए गए थे। पेनेजी यानी एंटोनी पेनेजी को विश्व का प्रथम कैटलॉगर भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले कैटलॉगिंग कोड का विकास किया था। इसके बाद दूसरा कोड था जिसका विकास किया गया था वो था जेवियट कोड। इसका विकास 1852 या 53 में चार्ल्स डब्ल्यू जेवियट ने किया था। ये पेनेजी कोड पर ही आधारित था और इसमें 39 रूल्स दिए गए थे। जो जेवियट कोड है ये 1852 या फिर 53 में चार्ल्स डब्ल्यू जेवियट द्वारा विकसित किया गया था और ये जो कोड था जेवियट कोड ये पेनेजी कोड पर ही आधारित था और इस कोड के अंदर 39 रूल्स प्रदान किए गए थे। इसके बाद नेक्स्ट कोड था रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका विकास कब किया गया था। 1876 में C.A. कटर द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था। यानी जो रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग है इसका विकास किसने किया था? C.A. कटर ने। और कब किया था? 1876 में। आगे देखते हैं। C.A. कटर को फादर ऑफ कैटलॉगिंग या फादर ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने पुस्तकालय सूची कोड को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया और इन्होंने ही पुस्तकालय सूची में सर्वप्रथम शब्दकोशीय सूची की कल्पना की थी। तो जो C.A. कटर हैं इनको फादर ऑफ कैटलॉगिंग और फादर ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने पुस्तकालय कैटलॉग कोड को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया था और इन्होंने ही सर्वप्रथम लाइब्रेरी कैटलॉग में डिक्शनरी कैटलॉग की कल्पना की थी, यानी शब्दकोशीय सूची की कल्पना की थी सर्वप्रथम।
आगे देखते हैं। रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग में 205 नियम प्रदान किए गए थे और इसका जो लेटेस्ट 4th एडिशन था वो 1904 में आया था और इसमें 369 रूल्स थे, यानी 369 रूल्स थे। यानी जो रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग है इसका लेटेस्ट एडिशन आया था 1904 में और इसमें कितने रूल्स प्रदान किए गए थे? 369 रूल्स। आगे देखते हैं। सी कटर ने बोस्टन एंथम लाइब्रेरी कैटलॉग और सर्जन जनरल्स ऑफिस कैटलॉग लिखे थे। जो सी कटर हैं उन्होंने बोस्टन एंथनियम लाइब्रेरी कैटलॉग और सर्जन जनरल्स ऑफिस कैटलॉग लिखे थे। ये 2 कैटलॉग इन्होंने लिखे थे। इसके बाद हम नेक्स्ट कोड देखते हैं जो कि है डेजियट जका कोड। डेजियट जका कोड का विकास 1886 में प्रोफेसर के डेजियट जका द्वारा किया गया था। यानी जो डेजियट जका कोड है इसका विकास कब किया गया था? 1886 के अंदर। ये किसने किया था? के डेजियट जका द्वारा किया गया था इसका, और ये जर्मन लाइब्रेरीज़ के लिए था। जो डेजियट जका कोड है कौन सी लाइब्रेरीज़ के लिए था? जर्मन लाइब्रेरीज़ के लिए इसका विकास किया गया था। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं पर्शियन इंस्ट्रक्शन के बारे में। पर्शियन इंस्ट्रक्शन का विकास 1899 में जर्मन भाषा में किया गया था और ये जर्मन स्टेट लाइब्रेरीज़ में प्रयोग किया गया था। जो पर्शियन इंस्ट्रक्शन है इसका विकास कब किया गया था? 1899 में जर्मन भाषा में किया गया था और ये जर्मन स्टेट लाइब्रेरीज़ में प्रयोग किया गया था। इसका 2nd एडिशन 1908 में जर्मन भाषा में आया था। जो फर्स्ट एडिशन था वो कब आया था? 1899 में, और इसका 2nd एडिशन कब आया? 1908 में जर्मन भाषा में आया था। ये दोनों एडिशन किस भाषा में आए? जर्मन भाषा में। आगे देखते हैं। ये 1938 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन प्रेस द्वारा इंग्लिश में प्रकाशित किया गया था। जो पर्शियन इंस्ट्रक्शन है ये 1938 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन प्रेस द्वारा इंग्लिश में प्रकाशित किए गए थे। अब हम नेक्स्ट कोड देखते हैं जो कि है एंग्लो अमेरिकन कोड, जिसे AA कोड भी कहते हैं। इसका विकास 1908 में ALA और LAUK द्वारा किया गया था। ALA यानी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन और LA यानी लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ UK। इन दोनों द्वारा एंग्लो अमेरिकन कोड का विकास किया गया था। इसके अंदर नियमों की संख्या थी 174 यानी 174 इसमें रूल्स थे और ये 2 संस्करणों में अमेरिकन एडिशन और ब्रिटिश एडिशन में प्रकाशित हुआ था। यानी जो एंग्लो अमेरिकन कोड है ये 2 एडिशन में प्रकाशित हुआ था। पहला अमेरिकन एडिशन और दूसरा है ब्रिटिश एडिशन। और ये पहला अंतर्राष्ट्रीय कैटलॉगिंग कोड था। जो एंग्लो अमेरिकन कोड है ये पहला अंतर्राष्ट्रीय कैटलॉगिंग कोड था। इससे पहले कोड आए थे लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नहीं आए थे, वो किसी एक देश के लिए ही थे। आगे देखते हैं। 1941 में ALA ने अकेले ही एक मसौदा तैयार किया जिसे 1949 में प्रकाशित किया गया था और इसे 2 भागों में प्रकाशित किया गया था। पहले भाग में ऑथर और टाइटल एंट्री से संबंधित विवरण प्रदान किया गया और दूसरे भाग में बुक से संबंधित विवरण प्रदान किया गया है। तो जो ALA है उसने 1941 में अकेले ही एक मसौदा तैयार किया। इसमें LAUK शामिल नहीं है और इस मसौदे को 1949 में प्रकाशित किया गया था और ये 2 भागों में प्रकाशित किया गया था। पहला भाग ऑथर और टाइटल एंट्री से संबंधित था और दूसरा भाग बुक से संबंधित था। अब हम नेक्स्ट कोड के बारे में देखते हैं जो कि है वेटिकन कोड। वेटिकन कोड का पूरा नाम वेटिकन कोड रूल्स फॉर कैटलॉग ऑफ प्रिंटेड बुक्स, ये इसका पूरा नाम है। आगे देखते हैं। JCM हैंसन और WW बिशप ने वेटिकन लाइब्रेरी के लिए 1927 में इसका विकास करना शुरू किया था। यानी जो JCM हैंसन है और
बिशप हैं, इन्होंने वेटिकन लाइब्रेरी के लिए 1927 में वेटिकन कोड का विकास प्रारंभ किया था और इसका प्रथम संस्करण 1931 में प्रकाशित किया था। और कौन सी भाषा में? इटालियन भाषा में इसका प्रकाशन किया गया था। तो इसका पहला एडिशन कब आया था? 1931 में इटालियन भाषा में। और इसका सेकेंड एडिशन आया था 1938 में और थर्ड एडिशन आया था 1939 के अंदर। और ये दोनों एडिशन भी इटालियन भाषा में ही थे। आगे देखते हैं। इसे इंग्लिश लैंग्वेज में 1950 में प्रकाशित किया गया था। यानी जो वेटिकन कोड है इसे पहली बार इंग्लिश भाषा के अंदर 1950 में प्रकाशित किया गया था। अब हम नेक्स्ट कोड देखते हैं, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के बारे में, यानी CC के बारे में। इसे वर्गीकृत प्रसूचीकरण संहिता भी कहते हैं। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का विकास SR रंगनाथन द्वारा 1934 में किया गया था। जो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है इसका विकास किसने किया था? डॉक्टर SR रंगनाथन ने। और कब किया था? 1934 में। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अब तक कुल 5 संस्करण आए हैं। जो इसका पहला संस्करण था क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का फर्स्ट एडिशन 1934 में आया था और इसका नाम था क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड विद एडिशनल रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग। इस नाम से प्रकाशित हुआ था। इसका सेकेंड एडिशन आया था 1945 के अंदर और इसका थर्ड एडिशन आया था 1954 के अंदर। इसका फोर्थ एडिशन आया था 1958 के अंदर और इसका जो फिफ्थ एडिशन है वो 1964 के अंदर आया था। ये इसके 5 एडिशन है। पहला आया था 1934 में, दूसरा 1945 में, तीसरा 1954 में, चौथा आया था 1958 में और पाँचवा आया था 1964 के अंदर। इसके फिफ्थ एडिशन में रंगनाथन का सहयोग इसके शिष्य ए नील मैगनन ने किया था। यानी जो इसका फिफ्थ एडिशन आया था 1964 के अंदर, इसके अंदर रंगनाथन का सहयोग किया था ए नील मैगनन ने किया था। देखो जो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है इसका विकास डॉक्टर SR रंगनाथन ने 1934 में किया था और इसके अब तक कुल 5 संस्करण आ चुके हैं। इसका पहला एडिशन 1934 में आया था और इसका नाम था क्लासिफाइड कैटलॉग कोड विद एडिशनल रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग। इस नाम से ये प्रकाशित हुआ था। इसका सेकेंड एडिशन आया था 1945 के अंदर। इसका थर्ड एडिशन आया था 1954 के अंदर। इसका फोर्थ एडिशन आया 1958 के अंदर और इसका फिफ्थ एडिशन आया 1964 के अंदर। और इसके फिफ्थ एडिशन में इसके सहयोग किया था, रंगनाथन का सहयोग किसने किया था? ए नील मैगनन ने इसका सहयोग किया था। आगे देखते हैं। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के विशेष शीर्षक निर्माण के लिए चेन प्रोसीजर श्रृंखला प्रक्रिया का विकास डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा 1938 में अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग में किया गया है। यानी जो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है इसके विषय शीर्षक निर्माण के लिए चेन प्रोसीजर यानी श्रृंखला प्रक्रिया का विकास डॉक्टर SR रंगनाथन ने किया था। और ये कब किया था? 1938 में अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग में किया था। हम क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के बारे में आगे और डिटेल से बात करेंगे जब इसकी प्रैक्टिकल क्लास लेंगे हम। अभी यहाँ पर हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटलॉग के बारे में जो कि है ALA रूल्स। इसका पूरा नाम ALA कैटलॉगिंग रूल्स फॉर ऑथर एंड टाइटल एंट्रीज है और ये 1949 में ALA द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो जो ALA रूल्स हैं इसका पूरा नाम क्या था? ALA कैटलॉगिंग रूल्स फॉर ऑथर एंड टाइटल एंट्रीज। और ये कब प्रकाशित किया गया था? 1949 के अंदर ALA द्वारा प्रकाशित किया गया था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं रूल्स फॉर डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग इन द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। इसे 1949 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया था। यानी जो रूल्स फॉर डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग इन द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है इसका प्रकाशन 1949 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा किया गया था। इसके बाद हम एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस के बारे में देखते हैं जो कि कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर थी। इस कॉन्फ्रेंस का नाम था ICCP। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स। ये अक्टूबर 1961 में
पेरिस में आयोजित हुई थी और इसे पेरिस प्रिंसिपल्स के नाम से भी जाना जाता है। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर चॉइस एंड फॉर्म ऑफ एंट्री हेडिंग इन ऑथर एंड टाइटल कैटलॉग से संबंधित 12 प्रिंसिपल्स को अपनाया गया था। यानी जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स थी, इसके अंदर चॉइस एंड फॉर्म ऑफ एंट्री हेडिंग इन ऑथर एंड टाइटल कैटलॉग से संबंधित 12 प्रिंसिपल्स को अपनाया गया था। और ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी? अक्टूबर 1961 के अंदर पेरिस में आयोजित की गई थी और पेरिस में होने के कारण ही इसे पेरिस प्रिंसिपल्स नाम से भी जाना जाता है। और ये कॉन्फ्रेंस इफ्ला द्वारा आयोजित की गई थी। जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स है, इसे इफ्ला द्वारा आयोजित किया गया था और इसमें भारत से डॉक्टर एस आर रंगनाथन और बी एस केशवन ने भाग लिया था। और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स का प्रभाव AACR 1 पर और UBC यानी यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल पर पड़ा था। जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स है, इस कॉन्फ्रेंस का प्रभाव एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग कोड रूल्स 1 और UBC यानी यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल पर पड़ा था इसका प्रभाव। और इसे स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स है, इसे एक तो पेरिस प्रिंसिपल नाम से जाना जाता है और इसे ही स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। आगे देखते हैं, कैटलॉगिंग के मूलभूत प्रश्नों पर यह पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता था जिसमें 65 देशों ने भाग लिया था। यानी जो ये कॉन्फ्रेंस थी, ये कैटलॉगिंग के मूलभूत प्रश्नों पर पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता था और इसमें 65 देशों ने भाग लिया था। और ये कॉन्फ्रेंस कैटलॉगिंग के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई थी आगे जाकर। और इसी के आधार पर AACR 1 का विकास किया गया था। तो अब हम देखेंगे AACR 1 के बारे में। AACR 1 का पूरा नाम है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग कोड रूल्स 1। ये ICCP के आधार पर 1967 में यानी 1967 में विकसित किया गया था। जो हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स थी, उसके आधार पर ये 1967 में विकसित किया गया था ये। और इसके प्रकाशन में ALA, LA UK, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का योगदान था। इसके एडिटर थे सैम्योर लुबेट्स्की और C सुमनेर स्पाल्डिंग, ये दो इसके एडिटर थे। AACR 1 ये दो एडिशन में प्रकाशित हुआ था। पहला अमेरिकन टेक्स्ट और दूसरा था ब्रिटिश टेक्स्ट, ये दो एडिशन में प्रकाशित हुआ था। तो जो AACR 1 है, ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल के आधार पर 1967 में विकसित किया गया था और इसके प्रकाशन में ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन और LA UK यानी लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इनका योगदान था, इन चारों का। और इसके एडिटर थे सैम्योर लुबेट्स्की और C सुमनेर स्पाल्डिंग, ये दो इसके एडिटर थे। और ये दो एडिशन में प्रकाशित हुआ था। पहला अमेरिकन टेक्स्ट और दूसरा है ब्रिटिश टेक्स्ट। AACR 1 ये 3 भागों में प्रकाशित हुआ था। इसका पार्ट 1 है एंट्री एंड हेडिंग से संबंधित यानी प्रविष्टि और शीर्षक से संबंधित। दूसरा पार्ट था डिस्क्रिप्शन यानी विवरण से संबंधित। और तीसरा पार्ट है नॉन बुक मटेरियल से संबंधित यानी मैन्युस्क्रिप्ट्स हो गया, मैप्स हो गए, फाइल्स हो गई, प्रिंट्स हो गए, रिकॉर्ड्स हो गए, इनसे संबंधित। तो जो AACR 1 है, ये 3 भाग में प्रकाशित होता है। पहला एंट्री एंड हेडिंग, दूसरा डिस्क्रिप्शन और तीसरा है नॉन बुक मटेरियल्स। ये 3 भागों में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद हम एक और इम्पोर्टेंट मीटिंग के बारे में देखेंगे जो कि कैटलॉगिंग एक्सपर्ट्स की हुई थी। यानी जो जितने भी एक्सपर्ट्स थे कैटलॉगिंग के क्षेत्र में, उनकी ये मीटिंग हुई थी। इसके बारे में देखेंगे हम।
ये मीटिंग थी IMCE, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ कैटलॉगिंग एक्सपर्ट्स। ये इफ्ला द्वारा 1969 में कोपेनहेगन में सूचीकरण के लिए विशेषज्ञों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। यानी ये जो मीटिंग है इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ कैटलॉगिंग एक्सपर्ट्स, ये इफ्ला द्वारा आयोजित की गई थी और ये हुई थी 1969 में कोपेनहेगन के अंदर। और ये किससे संबंधित थी? ये सूचीकरण से संबंधित थी। है IMCE के परिणाम स्वरूप ही ISBD का विकास हुआ था, यानी जो इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ कैटलॉगिंग एक्सपर्ट्स है, इसके परिणाम स्वरूप ही ISBD यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन का विकास हुआ था। और इस मीटिंग का उद्देश्य था बिब्लियोग्राफिक संबंधी डिस्क्रिप्शन के स्वरूप और सामग्री को मानकीकृत यानी स्टैंडर्डाइज करना। इस मीटिंग का उद्देश्य था बिब्लियोग्राफिक संबंधी डिस्क्रिप्शन के स्वरूप और सामग्री को स्टैंडर्डाइज करना था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं ISBD के बारे में। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। इसके बारे में हम आगे पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ हम ये देखेंगे कि इसका विकास कैसे हुआ। इसका विकास IMCE के परिणाम स्वरूप हुआ था, यानी जो इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ कैटलॉगिंग एक्सपर्ट्स था उसके परिणाम स्वरूप ही इसका विकास हुआ था ISBD का ना। इसका प्रथम प्रकाशन ISBD M के लिए 1971 में काम शुरू किया गया था, जिसका प्रकाशन 1974 में हुआ। यानी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन है M यानी मोनोग्राफ, इसके लिए 1971 में ही काम शुरू हो गया था, परंतु इसका जो प्रकाशन था ये 1974 में हुआ था। आगे देखते हैं। इसका विकास इफ्ला द्वारा किया गया था, यानी जो ISBD है इसका विकास कौन करता है? इफ्ला द्वारा किया जाता है इसका विकास। और ISBD का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से ग्रंथ सूची या पुस्तकालय सूची में उपयोग के लिए एक मानक यानी स्टैंडर्ड और मानव पठनीय रूप में ग्रंथ सूची विवरण तैयार करना है। इसके दो उद्देश्य हैं। पहला है या तो ग्रंथ सूची या फिर पुस्तकालय सूची में उपयोग के लिए एक मानक यानी स्टैंडर्ड तैयार करना, और दूसरा है मानव पठनीय रूप में ग्रंथ सूची विवरण यानी बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन तैयार करना। ये इसके दो उद्देश्य हो गए। आगे देखते हैं। 1975 में ISBD G का विकास प्रारंभ हुआ और इसका प्रकाशन 1977 में यानी 1977 में हुआ था। यहाँ पर ISBD G यानी जर्नल है और ISBD M यानी मोनोग्राफ है। ISBD के बारे में हम पूरी डिटेल से और आगे वाली हमारी क्लास में पढ़ेंगे, तो अभी हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। तो हम आगे देखते हैं। AACR2 के बारे में। AACR2 का विकास 1978 में ALA यानी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन और LA यानी लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम और कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इन तीनों द्वारा AACR2 का विकास किया गया था। AACR2 ISBD पर आधारित था, यानी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन था उसका जो जनरल एडिशन आया था उस पर यह आधारित था। आगे देखते हैं। इसके एडिटर देखते हैं। इनके एडिटर कौन कौन थे? पहले थे मिशेल गोरमैन और दूसरे थे पॉल W विंकलर। ये दो इसके एडिटर थे और ये भी दो भागों में प्रकाशित हुआ था। AACR भी दो भागों में प्रकाशित हुआ था और ये भी दो भागों में प्रकाशित हुआ है। इसका पहला भाग है डिस्क्रिप्शन यानी विवरण से संबंधित और दूसरा भाग है एंट्री एंड हेडिंग से संबंधित। अब हम आगे देखते हैं कि जो AACR है इसका रिवाइज एडिशन कब कब आया। इसका पहला रिवाइज एडिशन आया था 1988 को और दूसरा आया 1998 को और तीसरा आया 2002 को। जो AACR2R है जो 2002 में आया था
ये इसका अंतिम मुद्रित संस्करण था जो कि 2005 में प्रकाशित हुआ था, यानी जो 2002 में रिवाइज्ड एडिशन आया था वो 2005 में प्रकाशित हुआ था। और जो AACR 2 का रिवाइज्ड एडिशन था 2002 वाला, ये 13 भागों में प्रकाशित हुआ है, यानी इसके कितने भाग हैं? 13 भाग हैं। AACR 2 के बारे में भी हम आगे पूरी डिटेल से देखेंगे, अभी हम यहाँ सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं RDA के बारे में। इसका पूरा नाम है रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस, और इसका निर्माण हुआ था 2010 में। इसके बारे में भी हम पूरी डिटेल से आगे देखेंगे, अभी हम सिर्फ इतना ही देखेंगे कि इसका विकास कब किया गया था। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं मार्क के बारे में, यानी MARC के बारे में। मार्क का पूरा नाम है मशीन रीडेबल कैटलॉग, और इसका विकास लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के हेनरिक अवराम द्वारा 1966 में किया गया था, और इसका जो सेकेंड एडिशन आया था वो आया था 1968 के अंदर। यानी जो मार्क है मशीन रीडेबल कैटलॉग, इसका विकास लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा किया गया था, और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में भी हेनरिक अवराम द्वारा 1966 में किया गया था, और इसका सेकेंड एडिशन आया था 1968 के अंदर। मार्क के बारे में भी हम आगे पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे कि इसका विकास किसने किया और कब किया। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं CCF के बारे में। इसका पूरा नाम है कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट, ये मतलब कम्युनिकेशन फॉर्मेट से संबंधित है ये, और इसका विकास यूनेस्को द्वारा 1984 में किया गया था। यानी जो यूनेस्को है इसने इसका विकास कब किया था? 1984 के अंदर इसका विकास किया था यूनेस्को ने, और इसका जो सेकेंड एडिशन है वो आया था 1988 के अंदर, और जो इसका थर्ड एडिशन है वो आया था 1992 के अंदर। तो जो CCF है इसका पूरा नाम था कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट, और ये कम्युनिकेशन फॉर्मेट से संबंधित है, और इसका विकास यूनेस्को द्वारा 1984 में किया गया था, और इसका सेकेंड एडिशन आया था 1988 के अंदर, और इसका जो थर्ड एडिशन है वो आया था 1992 के अंदर। इसके बारे में भी हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट के बारे में भी हम पूरी डिटेल से आगे पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं FRBR के बारे में। इसका पूरा नाम है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स, और इसका विकास इफ्ला द्वारा 1998 के अंदर किया गया था। यानी जो FRBR है इसका पूरा नाम क्या है? फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स, और इसका विकास इफ्ला द्वारा किया गया था, और ये कब किया गया? 1998 के अंदर। इसके बारे में हम आगे पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बिब फ्रेम के बारे में, यानी बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क के बारे में, और इसका विकास लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा किया गया था 2012 के अंदर। तो जो बिब फ्रेम है इसका विकास किसने किया था? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा 2012 में इसका विकास किया गया था, और बिब फ्रेम का पूरा नाम क्या है? बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क, ये इसका पूरा नाम है। इसके बारे में भी हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ यहाँ इतना ही पढ़ेंगे कि इसका विकास कब किया गया और किसने किया। तो आज की हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा ब्रिटिश म्यूजियम कोड या पेनेजी कोड। इसका विकास एंथोनी पेनेजी द्वारा किया गया था, और जो एंथोनी पेनेजी थे ये ब्रिटिश म्यूजियम के पुस्तकालयाध्यक्ष थे। इसके विकास में जोन्स व एडवर्ड्स द्वारा सहयोग किया गया था, और जो ये एंथोनी पेनेजी हैं इन्होंने इसका विकास, ब्रिटिश म्यूजियम कोड का विकास 1841 में यानी 1841 में किया था। तब इसके अंदर 91 रूल्स थे, फिर बाद में इनको घटा दिया गया था और इनको 41 रूल कर दिया गया था। 1931 के अंदर प्रयोग ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर किया गया था, और ये आधिकारिक तौर पर प्रथम पुस्तकालय कैटलॉगिंग कोड था जिसने कैटलॉगिंग कोड के निर्माण को आधार प्रदान किया था। इसके बाद हमने पढ़ा जेवियट कोड के बारे में। इसका विकास 1852 या फिर 1853 के अंदर चार्ल्स W जेवियट ने किया था, और ये पेनेजी कोड पर ही आधारित था, और इसके अंदर 39 रूल प्रदान किए गए थे। इसके बाद हमने पढ़ा रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग के बारे में। इसका विकास
1876 में सी ए कटर द्वारा किया गया था। और सी कटर को फादर ऑफ कैटलॉगिंग या फादर ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने लाइब्रेरी कैटलॉग कोड को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया और इन्होंने ही लाइब्रेरी कैटलॉग में सर्वप्रथम शब्दकोशीय सूची की कल्पना की थी। और रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग के अंदर 205 नियम प्रदान किए गए थे। और इसका जो लेटेस्ट एडिशन 1904 में आया था, इसके अंदर 369 रूल प्रदान किए गए थे। और सी ए कटर ने बोस्टन एंथनम लाइब्रेरी कैटलॉग और सर्जन जनरल्स ऑफिस कैटलॉग लिखे थे। इसके बाद हमने डेजेट जका कोड देखा। इसका विकास 1886 के अंदर प्रोफेसर के डेजेट जका द्वारा किया गया था और ये जर्मन लाइब्रेरीज के लिए था। इसके बाद हमने पर्शियन इंस्ट्रक्शन देखा। इसका विकास 1899 में जर्मन भाषा के लिए किया गया था और ये जर्मन स्टेट लाइब्रेरीज में प्रयोग किया जाता है। और इसका सेकेंड एडिशन आया था 1908 में, ये भी जर्मन भाषा के अंदर आया था। और इसे 1938 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन प्रेस द्वारा इंग्लिश में प्रकाशित किया गया था सर्वप्रथम। इसके बाद हमने पढ़ा एंग्लो अमेरिकन कोड के बारे में, यानी ए कोड के बारे में। इसका विकास हुआ था 1908 के अंदर ALA और LAU के द्वारा इसका विकास किया गया था। और इसके अंदर नियम थे 174 नियम थे और ये 2 संस्करणों में अमेरिकन एडिशन और ब्रिटिश एडिशन के अंदर प्रकाशित किया गया था। और ये पहला अंतर्राष्ट्रीय कैटलॉगिंग कोड है, क्योंकि इससे पहले कोई भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोई कोड प्रकाशित नहीं किया गया था। 1941 में ALA ने अकेले ही मसौदा तैयार किया, जिसे 1949 में प्रकाशित किया गया था। इसे 2 भागों में प्रकाशित किया था। पहला भाग ऑथर और टाइटल एंट्री से संबंधित था और दूसरा भाग था बुक से संबंधित। इसके बाद हमने देखा वेटिकन कोड के बारे में। वेटिकन कोड का पूरा नाम था वेटिकन कोड रूल्स फॉर द कैटलॉग ऑफ प्रिंटेड बुक्स और इसका विकास JCM हैंसन और WW बिशप के द्वारा किया गया था। और ये किसके लिए किया गया था? वेटिकन लाइब्रेरी के लिए। और ये कब किया गया था? 1927 में। और इसका प्रथम संस्करण 1931 में प्रकाशित किया गया था इटालियन भाषा में। और इसका सेकंड एडिशन आया था 1938 के अंदर। इसका थर्ड एडिशन आया था 1939 के अंदर और ये भी इटालियन भाषा में ही था। और इसे इंग्लिश भाषा के अंदर 1948 में प्रकाशित किया गया था। इसके बाद हमने देखा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के बारे में, यानी CC के बारे में, जिसे वर्गीकृत प्रसूचीकरण संहिता भी कहते हैं। इसका विकास डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा 1934 में किया गया था और इसके कुल 5 संस्करण आए हैं। इसका जो फर्स्ट एडिशन था ये 1934 के अंदर आया था और इसका नाम था क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड विद एडिशनल रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग। और इसका जो सेकंड एडिशन था वो 1945 के अंदर आया था। इसका थर्ड एडिशन 1954 में आया था। इसका फोर्थ एडिशन 1958 में और इसका जो फिफ्थ एडिशन था वो 1964 के अंदर आया था। इसके फिफ्थ एडिशन में रंगनाथन का सहयोग नील मैगनन ने किया था। ये इनके शिष्य थे। और क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के विशेष शीर्षक निर्माण के लिए चेन प्रोसीजर यानी श्रृंखला प्रक्रिया का विकास डॉक्टर SR रंगनाथन ने 1938 में किया था और उन्होंने इसका विकास अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग में किया था। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के बारे में हम पूरी डिटेल से आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। हम उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसके कितनी मेन एंट्रियां हैं, कितनी एडिट एंट्रियां हैं, सब डिटेल से पढ़ेंगे हम। इसके बाद हमने देखा ALA रूल के बारे में। इसका पूरा नाम था ALA कैटलॉगिंग रूल्स फॉर ऑथर एंड टाइटल एंट्रीज और ये 1949 के अंदर प्रकाशित हुआ था और ये ALA द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसके बाद हमने देखा रूल्स फॉर डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग इन द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। इसे 1949 के अंदर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसके बाद हमने कैटलॉगिंग प्रिंसिपल से संबंधित एक कॉन्फ्रेंस देखी थी जो कि थी ICCP। इसका पूरा नाम था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स। ये अक्टूबर 1961 में पेरिस में आयोजित हुई थी। पेरिस में होने के कारण इसे पेरिस प्रिंसिपल्स नाम से भी जाना जाता है। इसमें चॉइस एंड फॉर्म ऑफ एंट्री हेडिंग इन ऑथर एंड टाइटल कैटलॉग से संबंधित 12 प्रिंसिपल्स को अपनाया गया था। यानी जो कॉन्फ्रेंस थी इसके अंदर 12 प्रिंसिपल्स को अपनाया गया था। ये कॉन्फ्रेंस IFLA द्वारा आयोजित की गई थी और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर भारत से डॉक्टर SR रंगनाथन और BS केशवन ने भाग लिया था और इस कॉन्फ्रेंस का प्रभाव AACR1 पर पड़ा। इसी के आधार पर यह विकसित किया गया था AACR1 और इसका विकास UBC पर भी पड़ा, यानी यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल पर भी पड़ा। और इस कॉन्फ्रेंस को स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। और कैटलॉगिंग के मूलभूत प्रश्नों पर यह पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता था जिसके अंदर 65 देशों ने भाग लिया था। मतलब ये कैटलॉगिंग के क्षेत्र में जो मूलभूत प्रश्न होते हैं
उनके ऊपर जो पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था, इसके अंदर 65 देशों ने भाग लिया था। इसके बाद हमने देखा AACR 1 के बारे में। इसका पूरा नाम था एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग कोड रूल्स 1। ये ICCP के आधार पर विकसित किया गया था 1967 में, और इसका प्रकाशन ALA और LAUK लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। और इसके एडिटर थे सेम्योर लुबिट्स्की और C सुमनेर स्पाल्डिंग, ये दो इसके एडिटर थे। जो AACR 1 था, ये 2 एडिशन में प्रकाशित किया गया था। पहला था अमेरिकन टेक्स्ट और दूसरा था ब्रिटिश टेक्स्ट। जो AACR 1 है, ये 3 भागों में प्रकाशित किया गया था। इसका पार्ट 1 है एंट्री एंड हेडिंग यानी प्रविष्टि और शीर्षक। इसका पार्ट 2 है डिस्क्रिप्शन यानी विवरण, और इसका जो पार्ट 3 है वो है नॉन बुक मटेरियल्स यानी मैन्युस्क्रिप्ट्स हो गया, मैप्स हो गए, फाइल्स हो गया, प्रिंट्स हो गए और रिकॉर्ड्स हो गया, ये सब। इसके बाद एक और मीटिंग हुई थी जो कि कैटलॉगिंग एक्सपर्ट्स की थी। ये थी IMCE, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ कैटलॉगिंग एक्सपर्ट्स। ये इफ्ला द्वारा 1969 में कोपेनहेगन में सूचीकरण के विशेषज्ञों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। यानी ये किसके द्वारा आयोजित की गई थी? इफ्ला द्वारा। कब? 1969 में। और कहाँ पर? कोपेनहेगन में। और ये किससे संबंधित थी? सूचीकरण से संबंधित थी। और IMCE के परिणामस्वरूप ही ISBD का विकास किया गया था, और इसका उद्देश्य था बिब्लियोग्राफिक संबंधी डिस्क्रिप्शन के स्वरूप और सामग्री को स्टैंडर्डाइज करना। इसके बाद हमने देखा ISBD के बारे में, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। इसका विकास IMCE यानी इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ कैटलॉगिंग एक्सपर्ट्स के परिणामस्वरूप हुआ था, और इसका जो प्रथम प्रकाशन हुआ था वो ISBD-M नाम से हुआ था। M यानी मोनोग्राफ। इसका विकास 1971 में शुरू हो गया था, परंतु जो इसका प्रकाशन था वो 1974 में हुआ था, और इसका विकास इफ्ला द्वारा किया गया है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो विशेष रूप से ग्रंथ सूची या पुस्तकालय सूची में उपयोग के लिए एक स्टैंडर्ड मानव पठनीय रूप में ग्रंथ सूची विवरण तैयार करना है। और 1975 में ISBD-G का विकास प्रारंभ हुआ, और इसका प्रकाशन 1977 में हुआ था। ISBD-G का पूरा नाम है ISBD जर्नल। इसके बाद हमने पढ़ा AACR 2 के बारे में। इसका विकास 1978 में ALA, LAUK और कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा किया गया था। जो AACR 2 था ये ISBD-G पर आधारित था, और इसके जो एडिटर थे वो मिशेल गोरमैन और पॉल W विंकलर थे, और ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। इसका पहला भाग था डिस्क्रिप्शन यानी विवरण, और दूसरा भाग था एंट्री एंड हेडिंग। और AACR 2 के रिवीजन एडिशन भी आए थे। पहला आया था 1988 के अंदर, फिर आया था 1998 के अंदर, और फिर आया था 2002 के अंदर। जो 2002 का रिवाइज्ड एडिशन था AACR 2 का, ये अंतिम रूप से 2005 में प्रकाशित हुआ था। जो AACR 2 का रिवाइज्ड एडिशन था, इसको 13 भागों में बांटा गया था। इसके बाद हमने पढ़ा RDA के बारे में। इसका पूरा नाम है रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। इसका निर्माण 2010 में किया गया था। इसके बाद हमने पढ़ा मार्क के बारे में। इसका पूरा नाम है मशीन रीडेबल कैटलॉग। इसका विकास लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के हेनरिक अब्राहम द्वारा 1966 में किया गया था, और जो इसका सेकेंड एडिशन था वो 1968 के अंदर आया था। इसके बाद हमने पढ़ा CCF के बारे में, यानी कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट के बारे में। ये कम्युनिकेशन फॉर्मेट से संबंधित था, और इसका विकास यूनेस्को द्वारा 1984 में किया गया था। और इसका जो फर्स्ट एडिशन तो 1984 में आया था, इसका सेकेंड एडिशन आया था 1988 के अंदर, और जो इसका थर्ड एडिशन आया था वो आया था 1992 के अंदर। इसके बाद हमने पढ़ा FRBR के बारे में। इसका पूरा नाम था फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स। इसका विकास इफ्ला द्वारा 1998 में किया गया था। और इसके बाद हमने पढ़ा था बिब फ्रेम के बारे में, जिसका पूरा नाम है बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क, और इसका विकास लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा 2012 में किया गया था। इसके बाद इसके 1-2 एडिशन और आए थे, वो हम इसको जब डिटेल से पढ़ेंगे तब वहाँ पर इसको पढ़ेंगे हम। तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। इनमें से कुछ टॉपिक को हम और आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे क्लासिफाइड कैटलॉग कोड हो गया, और हमारा AACR हो गया, ISBD हो गया,
CCF हो गया, RDA हो गया, मार्क हो गया, FRBR हो गया, बिप फ्रेम हो गया, इन सब के बारे में हम आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ इनके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, इनका विकास कैसे हुआ और कब हुआ, इनके बारे में पढ़ा है। आगे जो भी इनका जो फीचर्स हैं, जो भी इनके फंक्शन हैं, इनके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज की हमारी क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। और दोस्तों, राजस्थान लाइब्रेरियन की भी बहुत जल्द नई वैकेंसी आने वाली है। जो कमल कांवरिया जी हैं, उन्होंने कल ट्वीट डाला था कि इतनी वैकेंसी आ सकती है, तो आप ज़रूर से ध्यान रखना और अभी से तैयारी शुरू कर दो, ताकि जब वैकेंसी पास में आए तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जो लाइब्रेरियन बनने का सपना देख रहे हो। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।